मालवा की मीरा कहलाने वाली मालती जोशी एक जानी मानी कथाकार थीं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। मालती जोशी की कहानियों में स्त्री विमर्श, भारतीय संस्कृति और परंपरा का विशिष्ट भाव मिलता है। कहानियों के कथ्य शिल्प की एक नई शैली पाठकों को समय और समाज से जोड़ती है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी पुरुष सूक्त। एक छन्न सी आवाज़ हुई और डाइनिंग रूम का पूरा फर्श दाल भात से सने कांच के टुकड़ों से भर गया। ये दाल है कि जहर? नमक ही नमक भर दिया है, बाबूजी ने फुफकारते हुए कहा और तैश के साथ उठ खड़े हुए। सबके सब अवाक उनका मुंह ताकते रह गए। उसी समय सुयश की सधी हुई रौबदार आवाज़ गूंजी, बाबूजी प्लीज़ थोड़ी देर अपनी जगह पर बैठे रहिए। बाबूजी हैरत से देखते रह गए। बेटे की ये मजाल कि उनसे इस आवाज़ में बात करे। दूसरे ही पल उन्हें याद आ गया कि इस घर का मालिक वही है। इस बात का एहसास होते ही वे चुपचाप बैठ गए, ऊपर से चुपचाप पर मन में उफनते हुए। हंगामा सुनकर रसोई से पंडित और बाहर से गणपत दौड़े चले आए थे। सुयश ने कहा, फटाफट ये फर्श साफ कर लो, एक बार झाड़ू लगाकर कांच के टुकड़े उठा लो, फिर गीले कपड़े से पोछा लगा लेना ताकि कांच की किरीचें ना रह जाएं, और फिर वो कपड़ा डस्टबिन में डाल देना। फिर उसने बेटे से कहा, क्षितिज तुम स्लीपर पहने हो ना, जाओ दादाजी के कमरे से उनकी चप्पलें ले आओ, संभाल कर जाना, समझे? बाबूजी की जिद थी कि वे चप्पल पहन के खाना नहीं खाएंगे, इसलिए डाइनिंग टेबल पर भी नंगे पाँव ही आते थे। माँ तुम तो पाँव में पहने हो ना, नहीं तो रुनझुन तुम्हारी भी चप्पलें ले आएगी। वे तो मेम साहब हैं, ज़रूर पहने होंगी, बाबूजी ने तल्खी के साथ कहा और अपनी चप्पल पहनकर कमरे से बाहर चले गए। खाने का एक तरह से सत्यानाश ही हो गया था। फर्श साफ होने तक मजबूरन बैठना पड़ा। माँ जी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था और आंखों में आंसू छलक आए थे। सब लोग उठे तो वे भी उठ गईं और सिर झुकाए अपने कमरे में चली गईं। पंडित ज़रा बच्चों को ठीक से खिला देना, सुयश ने कहा और अपने कमरे में चला गया। पीछे पीछे रेवा भी कमरे में आते ही बोली, इतना अच्छा प्लान बनाया था मैंने आज की मॉल में घूम लेंगे, फिर वहीं कुछ खा पी कर लौटेंगे, पर बाबूजी साथ चलने को राजी नहीं हुए तो माँ जी ने भी वहाँ जाने से मना कर दिया। बच्चे बेचारे इतने बोर हुए, उनका तो सारा इंटरेस्ट फूड कोर्ट में ही रहता है और घर आकर ही तमाशा हो गया। सच कहना, दाल में क्या इतना ज़्यादा नमक था? क्या पता, मैं तो चख भी नहीं पाया था, और वैसे इस कोर्ट का दाल के नमक से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब? माँ बाबूजी की चाकरी छोड़कर तुम्हारे साथ मॉल घूमने गई थी ना, फिर तो ये होना ही था। देखो तुम्हारे पास कोई स्टील का सेट हो तो निकाल लो, नहीं तो तुम्हारे सारे डिनर सेट बेमेल हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? सच कह रहा हूँ, बचपन से ही देखता आया हूँ ना। चावल में कंकड़ निकल आए तो, सब्जी में बाल नज़र आए तो, दाल में नमक मिर्च तेज हो जाए तो, शामत तो थाली की ही आती थी। आप लोग कुछ कहते नहीं थे? हमारी मजाल थी तब कुछ कहने की। मुझे तो माँ जी पर दया आती है, उनका चेहरा देखा नहीं कैसा हो गया था। बेचारी दिन भर लगी रहती हैं, ब्रश पर पेस्ट तक निकाल कर देती हैं, शेविंग के लिए गर्म पानी देंगी, सारा सामान निकाल कर देंगी, बाद में उठाकर भी रखेंगी, नहाने के लिए गर्म पानी वही निकालेंगी, गीज़र का बटन खोलना भी बाबूजी को भारी लगता है। 5-5 मिनट पर आवाज़ देते हैं, 24 घंटे उन्हें हाजिरी चाहिए। माँ को बचपन से खटते हुए देख रहा हूँ, इसीलिए चाहता हूँ कि कुछ दिन यहाँ आकर रहें, मेरी अफसरी का आनंद ये लोग भी उठाएं, पर कहाँ, 15 दिन भी तो चैन से नहीं रह पाते। पता नहीं वहाँ गांव में कौन सा खजाना गड़ा है। माँ जी तो बहुत खुश रहती हैं यहाँ पर, बाबूजी उन्हें नहीं टिकने देते। एक बात मैंने आपको बताई ही नहीं। कौन सी? अभी मंगलवार को अस्थाना जी के यहाँ सुंदरकांड का पाठ था, मैं माँ जी को लेकर चली गई थी। लौटकर पता लगा एक कब शहीद हो गया है। गणपत बोला पापा जी के हाथ से छूट गया था, पर मुझे लगता है उन्होंने जानबूझकर गिराया होगा। चाय के वक्त माँ जी जो सामने नहीं थी। सोचता हूँ मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। दूसरे दिन सुबह 9 बजे रेवा ने ससुर के कमरे में झांक कर पूछा, बाबूजी आप नाश्ता टेबल पर लेंगे या यहीं भिजवा दूँ? क्यों, तुम्हारी सास महारानी कहाँ गई हैं? उन्होंने कड़क कर पूछा। बाहर डॉक्टर साहब आए हैं, माँ जी का चेकअप हो रहा है। किस बात का?
ये कह रहे थे माँ बहुत कमज़ोर लग रही हैं, इसलिए डॉक्टर साहब को बुलवा लिया था। उन लोगों को तो शायद देर लगेगी, मैंने सोचा आपका टाइम हो रहा है तो नाश्ता यहीं लगवा दूँ। वे कुछ नहीं बोले, रूठे हुए बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बैठे रहे। रेवा ने भी दोबारा नहीं पूछा। छोटे लाल के हाथ नाश्ता लगवाकर कमरे में भेज दिया। डॉक्टर साहब के जाने के बाद जब सुयश माँ को लेकर कमरे में आया तो नाश्ता वैसा ही अनछुआ पड़ा था। इन लोगों को देखते ही बाबूजी ने गुर्रा कर पूछा, किस बात का चेकअप हो रहा था? माँ इस बार बहुत कमज़ोर लग रही थी तो सोचा एक बार दिखा ही लेते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि खून की कमी हो गई है। दवाइयाँ तो खैर लिखी ही हैं, पर कह रहे थे इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। यहाँ आराम ही तो कर रही हैं, कौन सा पहाड़ तोड़ रही हैं? उन्होंने निष्ठुरता से कहा। माँ, सुयश ने कहा, तुम बाबूजी का नाश्ता गर्म करके ले आओ और अपनी भी प्लेट लेती आना, तुम्हारे बिना बाबूजी खाएंगे थोड़े ही। माँ जब चली गई तो सुयश ने कहा, हाँ तो मैं कह रहा था माँ को आराम की सख्त ज़रूरत है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, यहाँ कौन सा पहाड़ उठा रही हैं? वे जो भी कर रही हैं वो भी उनके लिए ज़्यादा है। एक बात का शायद आपको एहसास नहीं है कि माँ अब पहले वाली नहीं रही। आपके साथ साथ वे भी बुढ़ा रही हैं। आपके सारे काम वे कर देती हैं, पर उनका काम करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ ले आया था। सारी झंझटों से मुक्ति पाकर यहाँ आराम से रहिए। मैं छोटे लाल को आपकी सेवा में लगा देता हूँ, वो आपके सारे काम कर देगा। माँ दिन भर कमरे में लेटी रही। बाबूजी दिन भर असहज बने रहे। उसमें पत्नी के प्रति चिंता कितनी थी और नाराज़गी कितनी, ये जानना कठिन था। दूसरे दिन से माँ का चिकित्सा अभियान विधिवत शुरू हो गया। उसी अनुपात में बाबूजी की चिड़चिड़ाहट भी जारी रहती। छोटे लाल का एक भी काम उन्हें रास नहीं आता। बेचारा दिन भर उनकी झिड़कियाँ खाता। सुयश ने एक आध बार कहा भी कि बाबूजी ये गांव के लड़के नहीं हैं कि उल्टा सीधा कुछ भी सुन लेंगे। यहाँ नौकरों चाकरों से भी इज्जत से बात करनी पड़ती है, गाली गलौज तो बिल्कुल भी नहीं। शहर में शायद बाप को बेइज्जत करना जायज़ है, वे कसैले स्वर में कहते तो सुयश चुप रह जाता। कभी पत्नी को ठीक ठाक कपड़े पहने देख लेते तो उनका पारा चढ़ जाता। कहते, तुम तो बीमार हो ना, फिर कलफदार साड़ी पहनकर क्यों मटक रही हो? बहू कहती है कि दिन भर कोई आता जाता रहता है, आप अच्छे से ही रहा करो। हाँ ठीक तो है, नहीं तो लोग तुम्हें नौकरानी समझ लेंगे, फिर मुझे तो शायद चपरासी ही समझते होंगे। उनका मन हुआ कह दें कि यहाँ के तो चपरासी भी तुमसे ज़्यादा साफ़ सुथरे रहते हैं, पर कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। इतना भर कहा, घर में रोज़ ढेर कपड़े प्रेस होते हैं, कमीज वगैरह दे दिया करो ना, हमारी वजह से बेटे की किरकिरी हो अच्छा लगता है। इतना भी वो कैसे कह पाई, उन्हें खुद आश्चर्य हुआ। बेटे का आश्वस्त भरा हाथ पीठ पर है, इस एहसास ने ही उन्हें यह साहस दिया होगा। अपनी ओर से बोलने वाला कोई है, ये विश्वास बड़ा बल दे जाता है। माँ जी को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। ज़िंदगी इतनी शानदार कभी न थी। इतनी सेवा टहल ज़िंदगी में पहली बार पा रही थी। एक पुकार पर कोई ना कोई दौड़ा चला आता था। अब न सुबह सवेरे उठकर पानी भरना पड़ता था, न मेहरी की प्रतीक्षा में आंखें बिछानी पड़ती थी। हाट बाज़ार के लिए अड़ोस पड़ोस के बच्चों की चिरौरी करने की भी ज़रूरत नहीं थी। रसोई के झंझटों से मुक्ति मिल गई थी। परसी थाली सामने आती थी और मनोहार करके खिलाई जाती थी। बाबूजी ये सब देख देख कर कुढ़ते थे। पत्नी के सुख से ऐसी ईर्ष्या, सबको आश्चर्य होता था। मनोरंजन के लिए बेटे ने कमरे में टीवी लाकर रख दिया था, पर बाबूजी को उनका यूं डूब कर टीवी देखना अच्छा नहीं लगता था। वे बार बार चैनल बदल देते थे। पत्नी का रस भंग करके उन्हें खुशी होती थी। वे अखबार लेकर बैठ जाती तो कहते, कभी पढ़ा था पेपर, काला अक्षर भैंस बराबर है, पर ऐसे दिखा रही हैं जैसे कहीं की कलेक्टरनी हो। बहू कभी सास को प्रेम से मंदिर, भजन कीर्तन या बाजार ले जाती तो घर आकर बाबूजी का गुस्सा झेलना लाजमी था। औरों तक उसकी आंच वे पहुंचने नहीं देती थीं, पर खुद तो उस ताप में झुलस ही जाती थी। फिर भी कुल मिलाकर दिन अच्छे ही बीत रहे थे कि एक कांड हो गया। उस दिन संडे का स्पेशल लंच लेकर सब लोग अपने अपने कमरों में सुस्ता रहे थे कि गणपत ने आकर सूचना दी, मेहमान आए हैं 2 ऑटो में। बाहर आकर देखा, उनके मुरैना वाले पड़ोसी थे, बाबूजी के परम मित्र। 3 पीढ़ियां साथ थीं, दादा दादी, बेटा, बहू और पोता। पोते का इंजीनियरिंग में हो गया था।
काउंसलिंग के लिए आए थे। माता पिता को तो साथ लाना ही था। माँ बाबूजी से मिलने दादा दादी भी आ गए। चाचा जी, मुझे खबर तो की होती, स्टेशन पर गाड़ी भेज देता, घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई। मैंने भाई साहब को फ़ोन कर तो दिया था, मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि कोई लेने क्यों नहीं आया। तब तक बाबूजी बाहर आ गए थे। सुयश ने पूछा, बाबूजी आपको पता था ना कि ये लोग आने वाले हैं, तो घर पर बताना तो था। भूल गया। आप बता देते तो मैं खुद स्टेशन चला जाता। पता है वो लोग कितना परेशान हुए हैं। भोपाल में घर ढूंढना कोई आसान काम है। कह तो दिया कि भूल गया, अब क्या फांसी चढ़ाओगे? रेवा ने पति को इशारे से परस दिया कि अब कुछ ना बोलें, बेकार मेहमानों के सामने तमाशा होगा। वो भीतर आकर चाय की तैयारी में जुट गई। उस घर की बहू भी पीछे पीछे चली आई। उसने बताया कि वे लोग खाना भी खाएंगे, क्योंकि बाबूजी ने ताकीद कर दी थी कि खाना घर पर ही खाना। गाड़ी थोड़ी लेट हो गई थी, फिर भी पापा जी ने बाहर से खाना लेने नहीं दिया। बोले, इतने लोगों का खाना बर्बाद होगा। रेवा समझ तो गई कि बाबूजी ने ये सब जानबूझकर किया है, पर वो वक्त गुस्सा करने का नहीं था। उसने शांत भाव से कहा, आप लोग चाय पीकर फ्रेश हो लें, तब तक खाना बन जाता है। उसने फटाफट दाल चावल का कुकर चढ़ाया, गणपत से आटा गुंदवा कर रख लिया, फिर होटल में फ़ोन करके 3 सब्जियां, रायता और 1 मीठा मंगवा लिया। खाने की मेज़ इतनी सजी हुई थी कि मेहमान प्रसन्न हो गए। अरे वाह, इतनी सी देर में इतना सब कुछ! बाबूजी का माथा ठनका। सब घर पर ही बनाया है, बाहर से मंगाया है? सुयश ने उन्हें खा जाने वाली नज़रों से देखा तो बोले, भाभी जी बाहर का खाती नहीं हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। मेहमान बुजुर्गवार ने कहा, भाई साहब, जब से 4 धाम यात्रा की है, सारा परहेज छूट गया है। उन्होंने विषय का वहीं पटाक्षेप कर दिया। गरम फुलके परोसती हुई रेवा ने भी राहत की सांस ली। मेहमान 3 दिन रहे, बड़े प्रसन्न रहे, जाते हुए असीस दे गए। यहाँ की खातिरदारी से वे लोग अभिभूत थे, और ये सच भी था। सुयश और रेवा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुयश ने एक गाड़ी और ड्राइवर उन्हें दे दिया था। रेवा ने एक भृत्य उनके नाम कर दिया था। सुयश ने उन्हें बाहर की सैर करा दी थी। घर में रेवा ने अपनी पाक कला के जौहर दिखा दिए थे। मेहमानों को खुश तो होना ही था। वे बार बार माँ बाबूजी से कह रहे थे, आप दोनों तो जैसे स्वर्ग में रह रहे हैं, यहीं बने रहिए। बाबूजी को इतनी ज़्यादा प्रशंसा हजम नहीं हो रही थी। जाते हुए उन्होंने डिठौना लगा ही दिया। माफ़ कीजिए, उस दिन आप लोगों को होटल का खाना खाना पड़ा था, पर क्या करूं, गलती मेरी ही थी, मैं ही बताना भूल गया था। सुयश ने सुना और खून का घूंट पीकर रह गया। शाम को दफ्तर से लौटते ही सुयश ने कहा, बाबूजी आपने चश्मा कब बनवाया था? याद नहीं, 5-6 साल तो हो गए होंगे। क्यों? इतना गैप ठीक नहीं है। सोच रहा था आप यहाँ आए हैं तो एक बार आंखें टेस्ट करवा ली जाएं। प्रस्ताव इतना आकस्मिक था कि बाबूजी को मना करने का कोई बहाना ही ना मिला। सुयश उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले गया, आंखें टेस्ट करवा कर नया नंबर लिया, फिर चश्मे की दुकान पर जाकर फ्रेम पसंद किया और ऑर्डर लिखवाया। लौटते समय उन्हें इधर उधर घुमाते हुए दर्शनीय स्थलों की जानकारी देता रहा। वे उदासीन भाव से सुनते रहे। एकाएक सुयश ने कहा, बाबूजी बुरा न माने तो एक बात कहूँ? कहो। हमने किसी भी बात का बुरा मानना अरसे से छोड़ दिया है, उन्होंने कसैले स्वर में कहा। उत्तर हतोत्साहित करने वाला था। शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि सुयश क्या कहने वाला है, इसीलिए उन्होंने रुख अपनाया था। सुयश ने फिर और भूमिका नहीं बांधी और ताबड़तोड़ कह ही डाला, उन लोगों के जाते समय वो होटल वाली बात उठाने की क्या ज़रूरत थी? वे लोग तो शायद उस बात को भूल ही चुके थे, पर आपने फिर से याद दिला दी। इस बात को न वे भूलेंगे और न मैं भूल पाऊंगा, क्योंकि घर आए मेहमान को बाहर का खाना खिलाने की हमारी परंपरा नहीं है। बाबूजी खासे तैश में थे। बाबूजी, अव्वल तो गलती आपकी ही थी और इसे आपने स्वीकार भी किया है। आप तो जानते हैं कि रविवार शाम पंडित की छुट्टी होती है, फिर भी रेवा से जितना बन पड़ा उसने किया। पूरा खाना बनाने बैठ जाती तो रात हो जाती और वे लोग दिन भर के भूखे थे। फिर भी घर में 2-2 औरतों के होते हुए खाना होटल से आए, ये शर्म की बात है। बाबूजी अपनी जिद पर अड़े थे। मैं होता तो आधी रात को भी कान पकड़ कर उठाता और 10 लोगों का खाना बनवाता।
मैं मानता हूँ आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं और करते ही आ रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पत्नी मेरे लिए पाँव की जूती नहीं है, वो घर की लक्ष्मी है। ये क्यों नहीं कहता कि बीवी से डरता है, जोरू का गुलाम हो गया है तू। पत्नी की इज्जत करना अगर गुलामी है तो मैं गुलाम ही सही। और बाप की इज्जत करना कब सीखोगे? सुयश ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी घर की ओर मोड़ ली। अच्छा ही हुआ जो ड्राइवर साथ नहीं है, नहीं तो आज का इस संवाद कल पूरे दफ्तर में ब्रॉडकास्ट हो जाता। सुयश तो अपनी बात कह चुका था, पर बाबूजी अभी भी फनफना रहे थे। मुझे मालूम है तुम लोग सिर्फ माँ की खातिर झेल रहे हो, तो इतना एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी माँ को जितनी मर्जी हो रख लो, पर मेरा टिकट बनवा दो, मैं वापस घर जाऊँगा। आप तो ऐसा कहेंगे क्योंकि आप पक्का जानते हैं कि माँ आपको अकेले जाने नहीं देंगी। वैसे आप चिंता ना करें, आप दोनों का टिकट बनवा रखा है, क्योंकि आजकल समय पर दिक्कत होती है। माँ यहाँ बहुत खुश हैं, उन्हें आराम मिल रहा है, बहू की सेवा पा रही हैं, बच्चों में उनका मन रमा रहता है। तो निश्चित था कि आपसे ये सब देखा नहीं जाएगा और आप घर जाने की जिद मचाएंगे। इसी से मैंने पहले से ही टिकट का इंतज़ाम कर रखा था। बाबूजी फटी फटी आंखों से उसे देखते रह गए। सुयश ने ठीक ही कहा था। माँ किसी तरह रहने को राजी नहीं हुई। बोली, इतने दिन तक सेवा की है, अब चौथेपन में अजस क्यों लूँ? अपने रहते तो मैं उनकी शान में कोई कमी नहीं आने दूंगी। अब बाद में जो भी जो हो। हम पर विश्वास नहीं है क्या? सुयश ने हंसकर कहा और सजल नेत्रों से माता पिता को विदा किया। उस रात मन बहुत उदास था। कितना चाहता हूँ माँ को कम से कम इस उम्र में थोड़ा सुकून, थोड़ा आराम मिले। पर बाबूजी, लेकिन बाबूजी ऐसा क्यों करते हैं? वे यहाँ आराम से क्यों नहीं रहते? यहाँ उन्हें क्या तकलीफ़ है? उनकी तकलीफ़ को नहीं समझोगी। बाबूजी हमेशा से बड़े दुर्दांत रहे हैं, पर उम्र के साथ उनकी अकड़ पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। हर कोई उनसे छिटक कर दूर चला गया है। एक माँ ही रह गई हैं जिन पर वे अब रौब गाँठ सकते हैं, अपनी सत्ता चला सकते हैं। इसलिए वे माँ को कसकर पकड़े रहना चाहते हैं। चाहता हूँ कि माँ कुछ दिन तो सुख से रहें, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जिएं, पर इनके रहते तो ये संभव ही नहीं है। छी, कैसी बातें सोच रहे हैं आप? रेवा ने एकदम से झिड़क दिया तो सुयश सकपका गया। आपको क्या लगता है माँ उस हालत में खुश रह सकेंगी? कतई नहीं। अब तो उनका अलग से कोई अपना अस्तित्व ही नहीं रह गया है। उनके लिए ज़िंदगी का एकमात्र अर्थ बाबूजी की सेवा ही है। उसके बिना तो वे जी ही नहीं पाएंगी। आप उस तरह की कोई बात मत सोचो प्लीज़। सॉरी, सुयश ने कहा और करवट बदल कर लेट गया। नींद आने का तो सवाल ही नहीं था। रेवा का भी शायद यही हाल था, क्योंकि कुछ देर बाद उसने कंधे पर उसका हल्का सा स्पर्श अनुभव किया और फिर अंधेरे में उसकी आवाज़ उभरी। सुनिए, मेरे मन में अभी अभी एक बात आई है। अगर कभी हमें बाबूजी को अकेले झेलना पड़ गया तो हम कर तो पाएंगे ना? प्रश्न सचमुच विचारणीय था। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी पुरुष सूक्त। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि बाबूजी जैसे चरित्र अक्सर अपने परिवार या आसपास दिख ही जाते हैं। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।